गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज आप क्लास 8th का देख रहे हैं। आज का नया जो टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है मत्स्य पालन। आज इस चैप्टर को कंप्लीट करना है। आप देखिए, हम इसको देखते हैं क्या है। देखिए, मछलियों का उत्पादन मत्स्य पालन कहलाता है। मछलियों का उत्पादन क्या कहलाता है? मत्स्य पालन कहलाता। तो यदि आपको पूछा जाए मत्स्य पालन क्या है, तो मछलियों का उत्पादन, मछलियों को पालना ही मत्स्य पालन कहलाता है। कह रहा प्रागैतिहासिक काल से ही मछली इंसानों द्वारा, विशेष रूप से तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों द्वारा प्रोटीन समृद्ध आहार के रूप में उपयोग की जाती हैं। कह रहा है मछली को इंसानों द्वारा विशेष रूप से तटीय क्षेत्र में, जो तटीय क्षेत्र में रहते हैं, इनको अपना भोजन के रूप में लेते हैं। किनको? मछलियों को, जिससे क्या मिलता है? उन्हें प्रोटीन मिलता है, जिसको वो मानते हैं हमें इनसे प्रोटीन मिलता है, इसलिए वो मछलियों को आहार के रूप में लेते हैं। भारत में समुद्र, नदियों, ताल, पोखरों आदि में बहुतायत में मछलियाँ उपलब्ध हैं। कह रहा भारत के जैसे बहुत से समुद्र हो गए, नदियाँ हो गए, ताल, पोखरे आदि में सभी में मछली पाले जाते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है भारत की प्रमुख खाद्य मछलियाँ। भारत की प्रमुख खाद्य मछलियाँ मतलब भारत की वे कौन मछलियाँ जिनको हम खाने के उपयोग में ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। तो चलिए देखिए, अपने आवास के आधार पर मछलियों को मुख्यतः दो श्रेणियों में बांटा गया: समुद्री मछली तथा ताज़े जल की मछली। किसमें? समुद्री मछलियाँ तथा ताज़े जल की मछलियाँ। इनको दो भागों में अर्थात कहते हैं, एक समुद्री मछली तथा एक ताज़े जल, मतलब जो आपके नज़दीक में पोखरे तालाब से निकाले जाते हैं उन मछलियों की बात किया जा रहा है। और दूसरा जो आपकी समुद्री मछली है, जैसे आपको बैकर होती है, कहते हैं समुद्री मछली है। तो आपके तालाब से जो ताज़े मछलियाँ निकाली जाती हैं उन मछलियों की बात किया जा रहा है, जिनको ताज़े जल की मछली कहा जाता है। तो आगे देखिए, समुद्री मछलियों में बॉम्बे डक, ईल, हिस्ला, पोमरफर्ट, सालमन तथा सार्डिन मछलियाँ सम्मिलित हैं। इन मछलियों के नाम हैं बॉम्बे डक, ईल, हिस्ला, पोमफर्ट, सालमन तथा सार्डिन मछलियाँ सम्मिलित हैं। ताज़े जल की मछलियों में रोहू, कालबासु, केटला, मगूर लिखा है, सिंधी, मल्टी तथा सिंघारा मछलियाँ सम्मिलित हैं। ये हमारे ताज़े जल जो हम आपके आम तालाबों, पोखरों, नदियों में डाले जाते हैं, इन मछलियों की बात किया जा रहा है। मत्स्य संवर्धन, चलिए देखते हैं मत्स्य संवर्धन क्या है। मछलियों को छोटी नदियों, तालाबों, नहरों तथा विशेष रूप से निर्मित तालाबों में बड़ा किया जाता है, जिन्हें प्रजनन ताल कहते हैं। मतलब प्रजनन ताल, जहाँ पर इन मछलियों को हम पाल कर छोटे छोटे रूप में इन्हें निकाल कर फिर दूसरे तालाबों में डालते हैं, प्रजनन ताल कहते हैं। ताज़े जल की मछलियों को पालने के लिए मछली के अंडों, जिन्हें मछली का बीज कहते हैं, को नर्सरी में डाल दिया जाता है। नर्सरी में डाल दिया जाता है, जिन्हें स्फुटनाशल कहते हैं। अंडों से निकलने वाली नन्ही मछलियों को चारा खिलाया जाता है तथा उनकी देखभाल की जाती है और बाद में बड़ी हो जाने पर उनका प्रजनन कराया जाता है। ताज़े जल में मछली पालन करने को देसी मछली पालन कहते हैं। कह रहा देसी मछली पालन क्या है? तो कह रहा ताज़े जल में मछली पालन करने को देसी मछली पालन कहते हैं। आगे देखिए, समुद्री मछलियों को समुद्र तटों में मछली पकड़ने की नौका द्वारा, यांत्रिक मशीनों द्वारा चारा डालकर, जाल डालकर अथवा ट्रॉलरों द्वारा पकड़ा जाता है। कह रहा समुद्री मछलियों को कैसे पकड़ते हैं? तो कह रहा समुद्री मछलियों को समुद्र तटों से मछली पकड़ने की नौका द्वारा, नौका पर हम बैठ जाते हैं और उस नौका द्वारा है उनके कुछ चारे को डाला जाता है समुद्रों में, और जैसे मछलियाँ उन चारों को खाती हैं, फिर उसके बाद हम यांत्रिक मशीन द्वारा चारा डालकर जाल डाल दें। जैसे हम चारा डालते हैं तो मछलियाँ उस चारे को खाने आती हैं, तुरंत हम अपना जाल डाल देते हैं, जाल डालकर उन मछलियों को पकड़ लें अथवा ट्रॉलरों द्वारा पकड़ा जाता है। आगे देखिए, मछलियों का संरक्षण अति प्रतिशीतन द्वारा धूप में सुखाकर, नमक लगाकर अथवा डिब्बा बंद करके दिया जाता है। कह रहा मछलियों का संरक्षण
प्रशीतन द्वारा धूप में सुखाकर नमक डालकर अथवा डिब्बा बंद करके दिया जाए। जैसे समुद्री मछलियों का ऐसा ही किया जाता है। लेकिन हम अपने देहाती मछलियों में, जैसे हम ताज़े जल मछलियों की बात हम करें, ताज़े जल मछलियाँ जो हमारे देहात में मिल रही हैं उनकी बात किया जा रहा है, उनको हम ऐसा नहीं करते हैं जल्दी। तो चलिए देखिए मधुमक्खी पालन क्या है। अगला टॉपिक हमारा मधुमक्खी पालन क्या है। तो ध्यान दीजिए मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन शहद तथा मोम के उत्पादन के लिए मधुमक्खी का पालन तथा प्रबंधन है। मधुमक्खी को आसानी से पालतू बनाया जा सकता है क्योंकि इसका मिजाज काफ़ी मिलनसार होता है। अन्य सभी कीटों की तरह ही इसमें 2 जोड़े पंख तथा 3 जोड़ी पैर होते हैं। यह एक सामाजिक कीट है तथा मधुमक्खियों का समूह निवह एक घोंसले में रहता है। इस छत्ते को आमाप 15 सेंटीमीटर से 180 सेमी तक हो सकता है। मतलब जो छत्ते बनाते हैं 15 सेंटीमीटर या 180 सेंटीमीटर, देखिए कितना लंबा हो सकता है। मधुमक्खी का छत्ता अनेक खंडों या आव्यूह कोषों में विभाजित रहता है। रानी मक्खी केंद्र में स्थित कोष में रहती है। रानी कहाँ रहती है? जो उसके एकदम सेंटर में मक्खी केंद्र में स्थित कोष में रहती है, जो एकदम अंदर रहती है। अन्य कोष भंडारण कोष तथा अंडकक्ष होते हैं। जो बाकी जो कोष होते हैं भंडारण कोष तथा अंडकक्ष होते हैं। अंडकक्ष में कामगार कोष तथा पुंबधुमुप कोष होते हैं। देखिए क्या कह रहा है, अंडकोश में कामगार कोष तथा पुंबधुप कोष होते हैं। छत्ता निवाह के कामगारों द्वारा स्रावित किए गए मोम का बना होता है। कह रहा छत्ता निवाह के कामगारों द्वारा स्रावित किए गए मोम का बना होता है। आगे देखिए मधुमक्खी को बक्सों में भी पाला जाता है। इन बक्सों को मधुमक्खीशाला भी कहा जाता है। क्या? मधुमक्खीशाला भी कहा जाता है। मधुमक्खीशाला भी कहा जाता है इन बक्सों को। आप देखते हैं बहुत जगह पे खेतों में ऐसे डिब्बे रख दिए जाओ, उधर मधुमक्खी बहुत घेरे रहते हैं, उन्हें कह रहा है मधुमक्खीशाला भी कहा जाता है। मक्खियाँ बॉक्स के फ्रेम पर छत्ते विकसित कर लेती हैं। मक्खियों की सभी गतिविधियाँ बक्से तक ही सीमित रहती है। शहद मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद एकत्रित कर लेती हैं और शहद बनाती हैं। शहद को छत्ते में से निष्कर्षक के द्वारा निकाला जाता है। इसे स्वच्छ तथा वायुबंद बोतलों में संचित किया जाता है। शहद में कभी कभी शक्कर तथा गुड़ की मिलावट कर दी जाती है। इसका एक सरल परीक्षण द्वारा पता लगाया जा सकता है। कैसे? देखिए कैसे पता लगाते कि उसमें गुड़ मिलाया गया है या नहीं। शहद की शुद्धता का परीक्षण, एक पानी से भरा गिलास लीजिए, इसमें शहद की कुछ बूंदें डालिए। यदि शहद की बूंदों की निरंतर धारा बनती है, कह रहा है यदि शहद की बूंदों की निरंतर धारा बनती है तो शहद शुद्ध है, और यदि शहद से धारा नहीं बनती और जल में घुल जाता है तो शहद अशुद्ध है। क्या कह रहा है? हम एक जल लें, उसमें कुछ शहद की बूंदों को डालें। यदि शहद की बूंदों को निरंतर धारा बनाती, मतलब हम उसको गिराएं, तो कह रहा है शहद की बूंदों की धारा निरंतर बनती है तो शहद शुद्ध है, और यदि शहद से धारा नहीं बनती है और जल में घुल जाता तो शहद अशुद्ध है। जानवरों की देखभाल तथा आश्रम। तो जानवरों की देखभाल तथा आश्रम कैसे किया जाता है? देखिए जानवरों विशेष रूप से गाय या भैंसों की उचित देखभाल तथा आश्रय का होना उसके बेहतर स्वास्थ्य तथा स्वच्छ दूध उत्पन्न के लिए अत्यंत आवश्यक है। कह रहा है हमें जानवरों को, जैसे गाय भैंस को, उसकी देखभाल करें, हमें जिस जगह पर रखना चाहिए जो उनका आश्रय है, मतलब आश्रम जहाँ वो आराम कर सकते हैं। आश्रय कह रहा है वहाँ जहाँ वो आराम करें, जहाँ उन्हें बांधा जाए, उन्हें सेफ्टी मिले, उन जगह पर बहुत सफाई रखना चाहिए, जिससे स्वच्छ दूध के उत्पादन के लिए अत्यंत आवश्यक है, जिससे वो स्वच्छ दूध दें। गाय तथा भैंसों की नियति कंघी की जानी चाहिए। उनको भैंसों को नियति बराबर उनके बालों पर भी हमें कंघी करना चाहिए, तथा
वर्षा, सीधी धूप तथा ठंड से बचाना चाहिए। यहाँ कह रहा है वर्षा, सीधी धूप तथा ठंड से बचाना चाहिए। उन्हें ऐसे जगह पर रखना चाहिए बहुत सीधी धूप ना पड़े, बहुत अधिक वर्षा ना पड़े, और ठंड भी जो पड़ रहा है तो उनके लिए भी सेफ्टी रखना चाहिए। हमें सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। आगे कह रहा है मवेशियों के शेड के फर्श को ढलान युक्त बनाना चाहिए जिससे उसकी आसानी से सफाई की जा सके। कह रहा है जहाँ वो उन्हें रखा जाए उनके जो फर्श है ढलान युक्त, बहुत ज़्यादा ढलान युक्त यूँ नहीं, हल्के से ढलान युक्त, जैसे वो उनके मल मूत्र हों आसानी से बाहर निकल जाएं, ठीक है, सफाई की जा सके, तथा उसके बैठने का स्थान सूखा रहे, बैठने का स्थान जहाँ बैठे वो सूखा रहे। आश्रय में जानवर के चारा खाने का स्थान तथा द्रोणिका बनी होनी चाहिए जिसमें वो खाते हैं। हौदी की बात कर रहा है, उसमें द्रोणिका बनी होनी चाहिए। शेड में परागामी वातायन की भी व्यवस्था होनी चाहिए। कह रहा शेड में परागामी वातायन की भी आवश्यकता होनी चाहिए जिससे पर्याप्त मात्रा में प्रवेश तथा निकास हो। मतलब वहाँ हमें ऐसा जहाँ वो रखे, जहाँ उन्हें रखा जाए परागामी वातायन, मतलब हवा आए और जाए, ठीक है, इनकी भी व्यवस्था होनी चाहिए। रोगों से सुरक्षा। आप पहले ही जानवरों के परजीवी तथा संक्रामक रोगों के बारे में पढ़ चुके हैं। जानवरों को रोगों से बचाने के लिए तो जानवरों को नियमित रूप से स्नान कराना चाहिए, बीमार जानवरों को अलग रखना चाहिए। कुछ रोगों के खिलाफ प्रतिरोधक विकसित करने के लिए जानवरों को टीके लगाए जाने चाहिए। अगला है बाह्य परजीवियों द्वारा होने वाले कुछ रोगों की कीटनाशकों के तन विलयन को ठीक लगाकर किया जा सकता है। चूहों को उनके आश्रय से दूर रखना चाहिए। नाइट्रोजन चक्र देख लीजिए, ठीक है। वायुमंडल का 78% भाग मुक्त नाइट्रोजन, ऐसी नाइट्रोजन जो किसी अन्य तत्वों से संयोजित नहीं है। मुक्त नाइट्रोजन का मतलब ऐसी नाइट्रोजन जो किसी अन्य तत्वों से संयोजित है, मतलब उसमें कोई अन्य तत्व ना उपस्थित हो, का बना है। लगभग सभी सजीवों को प्रोटीन निर्माण के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। सभी जीवों को प्रोटीन पाने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन गैस से घिरे होने के बावजूद अधिकांश जीव वायु में उपस्थित इस मुक्त नाइट्रोजन का उपयोग नहीं कर सकते। अधिकांश जीव केवल उसी नाइट्रोजन का उपयोग कर सकते हैं जो यौगिक से में दूसरे तत्वों से संयोजित होती हैं। परंतु ये यौगिक किस प्रकार बने हैं, यह कार्य मुख्यतः एक कोश की जीवाणुओं द्वारा किया जाता है। देखिए क्या है, यह निर्णय निम्न चरणों में होता है। देख लीजिए आपका पहला चरण क्या है। प्रथम चरण, कुछ प्रकार के जीवाणु सीधे वायु तथा नाइट्रोजन यौगिकों से नाइट्रोजन को लेते हैं। यह प्रक्रिया नाइट्रोजन यौगीकरण कहलाता है। इनमें से कुछ नाइट्रोजन यौगीकरण जीवाणु मृदा में रहते हैं। अन्य जीवाणु फलीदार पौधे जैसे मटर कुल के पौधों मटर के जो भी पौधे होते हैं उनके की जड़ों में रहते हैं, जिनमें सेम, मटर तथा मूंगफली के पौधे सम्मिलित हैं। मटर के पौधे में जैसे आपके सेम के पौधे हो जाए, मटर या मूंगफली, इनके जड़ों में पाए जाते हैं। हम जिसको कहते हैं दलहनी पौधों में। ये जीवाणु पौधों का उपयोग योग्य नाइट्रोजन प्रदान करते हैं। जीवाणु एक अन्य महत्वपूर्ण तरीके से नाइट्रोजन यौगिक बनाते हैं। जब पादप तथा जानवर मरते हैं और सड़ जाते हैं तो क्षयकारी पदार्थ में नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा अन्य तत्वों को साथ मिल सकती हैं। यह निर्माण का कार्य कुछ भिन्न जीवाणुओं के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार बनने वाले यौगिक में एक कुल में नाइट्रोजन यौगिक होते हैं जिन्हें नाइट्रेट कहते हैं। नाइट्रोजन यौगिक को नाइट्रेट कहते हैं। नाइट्रेटों को पादपों द्वारा सीधे मृदा में से ले लिया जाता है। कारण नाइट्रेटों को पादपों द्वारा सीधे मृदा में से ले लिया जाता है। द्वितीय चरण, जीवाणुओं द्वारा नाइट्रोजन यौगिक का निर्माण नाइट्रोजन चक्र का पहला चरण है। पादप भोजन निर्मित करने के लिए नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं। फिर जानवर उन पादपों को अथवा उन जानवरों को खा लेते हैं जिन्हें पादप को खाया होता है। जब पादप और जंतु मरते हैं तो नाइट्रोजन यौगिक वापस मृदा में मिल जाते हैं।
नाइट्रोजन फिर से वायुमंडल में प्रवेश करने से पहले अनेक बार मृदा तथा पादप और जंतुओं के शरीर से होकर गुजरती है। हालांकि अंत में विनाइट्रीकरण जीवाणु नाइट्रेट जैसे नाइट्रोजन यौगिकों को विखंडित कर देता है। इस प्रक्रिया में मुक्त नाइट्रोजन वायु से निर्मुक्त हो जाती है और यह चक्र पूरा हो जाता है। चलिए, इस टॉपिक के साथ आपका ये चैप्टर फर्स्ट समाप्त होता है। अब हम आपको एक्सरसाइज कराएंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।